नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बातें प्रेमचंद जी की इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो मैं बना चुका हूं और आज इस पाठ से संबंधित तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेमचंद जी के जो 2 शौक थे बचपन के। पहला शौक था उनका गुड़ खाने का। किस प्रकार से वो 3 महीने में 1 मन गुड़ खा गए। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे शौक के बारे में कहा है, जिसको श्री अवध नारायण मुर्गल जी ने इस पाठ के अंतर्गत बताया है कि मुंशी प्रेमचंद जी को बचपन से ही रामलीला देखने का बहुत ही शौक था। इसके बाद हम चलिए इस वीडियो के माध्यम से और देखते हैं कि प्रेमचंद जी की किन किन बातों का जिक्र इस पाठ में किया गया है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। हमने यह पढ़ा कि जब रामलीला ख़त्म हो गई तब रामलीला के जो तीनों मुख्य पात्र थे, राम लक्ष्मण सीता का रोल करने वाले, जब वो जाने लगे चौधरी जी के गांव से, तब वे सभी ऐसे चले गए जैसे मुंशी प्रेमचंद जी को पहचानते ही नहीं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की श्रद्धा भक्ति श्री राम में जैसे पहले थी वैसे ही अब भी बनी रही। अब हम आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लेखक ने आगे और क्या लिखा है। मेरे दृष्टि से वह अब भी रामचंद्र ही थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि मेरे दृष्टि से, मेरी सोच से, मेरी नज़र में वे जो रामलीला का राम का रोल करने वाले व्यक्ति थे, वे मेरे दृष्टि में अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई भी चीज़ मिलती, वह लेकर रामचंद्र जी को दे आता। घर पर मुझे खाने के लिए अगर कोई भी चीज़ मिलती तो वह मैं लेकर जाता और रामचंद्र जी को दे आता। कोई मिठाई या फल मिलते बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जैसे ही मुझे मेरे घर पर खाने के लिए मिठाई या फल या दूसरा कोई भी सामान खाने वाला मिलता, मैं बेतहाशा मतलब बहुत तेज़ी से, बेतहाशा मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ चौपाल की ओर, उस दालान की ओर दौड़ लगाता है जहाँ पर रामलीला में रोल करने वाले तीनों पात्र और दूसरे भी लोग रुके हुए थे। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला। चलते समय ने जब रामलीला ख़त्म हो गया, जब वो रामचंद्र जी अपने घर जा रहे थे, तब उनको विदाई में कुछ नहीं मिला। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र जी को दे दिए। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। उस समय 2 आने भी बहुत होते थे। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। जैसे इस तरह आज हम 1 रुपये कहते हैं, 1 रुपये में 16 आना होता है, तो 50 पैसे जो होता है उसमें 8 आने, और जो 25 पैसे का सिक्का जो आज इस समय चल नहीं रहा है उसमें 4 आना होता है। मतलब 4 आने से भी कम मूल्य का सिक्का इनके पास, यानी 2 आने उसका आधा मतलब 12.5 पैसे उनके पास लगभग पड़े हुए थे मुंशी प्रेमचंद जी के पास। वो 2 आने लिए हुए मुंशी प्रेमचंद जी और दौड़ते हुए जाकर शर्माते शर्माते उस रामचंद्र जी को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र जी टूट पड़े। टूट पड़ना मतलब धावा बोलना, आक्रमण करना। लेकिन यहाँ पर मतलब है टूट पड़ना मतलब एकदम झपट्टा मार के ले लेना, मानो प्यासे को पानी मिल गया हो। जिस प्रकार से बहुत अधिक प्यासे व्यक्ति को यदि कोई पानी पिलाने के लिए जाता है, झपट्टा मारकर वह व्यक्ति पानी लेकर पीने लगता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे ही शर्माते शर्माते प्रेमचंद जी ने 2 आने पैसे रामचंद्र जी को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वे झपट्टा मारकर उन पैसों को ले लिया। आगे देखते हैं। वही 2 आने लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। वही मुंशी प्रेमचंद जी के हाथों से 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां यानी राम लक्ष्मण और सीता का रोल करने वाले तीनों व्यक्ति विदा हुए, मतलब प्रस्थान किए, चले गए। केवल मैं ही उनके साथ, मुंशी प्रेम जी कहते हैं, केवल मैं ही उनके साथ कस्बे से बाहर, अपने नगर से, छोटे नगर से जहाँ पर मैं रहता था, उस कस्बे से बाहर उनको पहुँचाने के लिए गया, छोड़ने के लिए गया। आगे देखते हैं।
इस तरह माँ और दादी के प्यार में लिपटे हुए प्रेमचंद जी के बचपन के दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे। इस तरह से उनकी माता जी और दादी के प्यार से मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन के दिन बहुत ही मस्ती से, बहुत ही आनंद के साथ बीत रहे थे। आसमान से इस बच्चे का सुख न देखा गया और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। कहते हैं कि आसमान से, भगवान से इस बच्चे का सुख न देखा गया और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। माँ ने बिस्तर मतलब बिछौना पकड़ लिया, मतलब बिस्तर पर बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ ली। नवाब अभी पूरे 8 साल के भी नहीं हुए थे कि माँ चल बसी। नवाब यानी मुंशी प्रेमचंद जी की उम्र पूरे 8 साल भी नहीं हुए थे कि उनकी माँ का अंतकाल हो गया, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ चल बसी मतलब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। और उसी दिन वह नवाब, और जिस दिन माँ की मृत्यु हुई उसी दिन से वह नवाब यानी मुंशी प्रेमचंद जी, जिसे माँ पान के पत्ते की तरफ फेरती थी। पान के पत्ते की तरफ फेरना मतलब बहुत अधिक देखभाल करना। जिस तरह से पान के पत्ते को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा उसको उल्टा पलटा जाता है। यदि पान के पत्ते को एक जगह पर रख दे 2 दिन तो उसमें वो सड़ने लगता है, 2 दिन भी नहीं चलता है। तो मतलब पान के पत्ते को सुरक्षित रखने के लिए बहुत उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से उनकी माँ भी मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ही सहेजती थी, बहुत ही फिक्र करती थी, देखभाल करती थी। कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी सिहाने वालों की डांट से। उनकी माता उनको सर्दी से, गर्मी से और कभी अगल बगल या गांव या मोहल्ले वालों के सिहाने की डांट से, सिहाने मतलब चिढ़ाने की, डांट फटकारने की डांट से उनको हमेशा बचा कर रखती थी। सिहाना मतलब होता है ईर्ष्या द्वेष, अगल बगल के गांव के या मोहल्ले के लोगों के ईर्ष्या द्वेष और गर्मी और सर्दी से उनकी माँ यानी मुंशी प्रेमचंद जी की माँ उनको बचा कर रखती थी। अब उनकी माँ नहीं रही, मतलब चल बसी, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं। देखते देखते सयाना हो गया। माँ के नारे में देखते ही देखते बच्चा है। सयाना होना मतलब समझदार होना, सयाना होना मतलब समझदार होना। देखते ही देखते मुंशी प्रेमचंद जी समझदार होते चले गए। अब उनके सिर पर तपता हुआ नीला आकाश आसमान था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते न थे, बदन पर साबुत कपड़े न थे। इसलिए नहीं कि यक पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मूंद गई थी। बाप यूं भी कब माँ की जगह ले पाता है, उस पर से काम के बोझ से दबे रहते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक अवध नारायण मुदगल जी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जब उनकी माँ चल बसी, देखते ही देखते वह बच्चा सयाना होता गया, समझदार होता गया। माँ के न रहने पर माँ का प्रेम, माँ का जो देखभाल करने का जो तरीका था, माँ के प्रेम का साया उनके सिर पर से हट जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं उनके बारे में। अब मुंशी प्रेमचंद जी के सिर पर तपता हुआ आकाश और नीला आसमान था। तपता हुआ नीला आकाश गर्मी देता हुआ, तपना मतलब गर्मी देना, तपन मतलब गर्मी। तपता हुआ नीला आसमान, नीचे जलती हुई भूरे रंग की धरती थी। अब उनके पैरों में न जूते हुआ करते थे, न बदन पर साबुत कपड़े, साबुत मतलब पूरी तरह। अब उनके बदन पर पूरी तरह कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, आधे अधूरे कपड़े पहने रहते थे। इसलिए नहीं कि यक ब यक पैसे का टोटा, यक ब यक मतलब अचानक, यक ब यक मतलब अचानक, टोटा मतलब कमी। उनके पैरों में जूते इसलिए नहीं होते थे, उनके बदन पर पूरे कपड़े इसलिए नहीं होते थे कि अचानक उनके घर पे पैसे की कमी आ गई, इसलिए नहीं थे, बल्कि कारण यह था कि इन सब बातों की फिक्र करने वाली, चिंता करने वाली, मुंशी प्रेमचंद जी की देखभाल करने वाली उनकी माँ ने आंखें मूंद ली थी, मतलब उनकी माँ चल बसी थी। इसलिए उनके पैर में न तो जूता हुआ करते थे, न तो बदन पर, शरीर पर पूरे कपड़े हुआ, बदन मतलब शरीर पर पूरे कपड़े हुआ करते थे। तो जैसे बच्चे कपड़े आधा अधूरा पहने रहते हैं, मैला कपड़ा रहता है और कपड़े ठीक से नहीं रहते हैं, तो क्या करती है माँ, देखती है तो माँ कपड़े बच्चों के ठीक करती है और मैले रहते हैं तो साफ करती है, पूरे कपड़े पहना कर रखती है। लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद जी 8 साल के ही थे तब उनकी माँ चल बसी थी, तब इसलिए उनके पैरों में न तो जूते हुआ करते थे, न तो उनके शरीर पर पूरा कपड़ा हुआ करता था।
ये सारी चीज़ें थी। माँ के न रहने पर ऐसा हुआ करता था, पैसे की कमी ये कारण नहीं था। आगे लिखते हैं कि बाप यूँ भी कब माँ की जगह ले पाता है, पिता माँ का जगह नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनेकों प्रकार के काम का बोझ होता है, काम का लोड होता है। आगे देखते हैं हम। 12-13 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें वे बुराइयां आ गई थी जो बिना माँ के बच्चों के अंदर आ जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी जब 12-13 साल के हुए, 8 साल में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। धीरे धीरे 5-6 साल में उनके अंदर, मुंशी प्रेमचंद जी के अंदर वह सभी बुराइयां, वह सभी कमियां, वह सभी गलतियां आ गई थी जो एक बिना माँ के बच्चे में आ जाती है। अच्छे बुरे का फिक्र करने वाली जो माँ थी, बच्चा ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए, ये खराब काम है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब सिखाने वाली उनकी माँ अब नहीं रही। तो इस प्रकार उनके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ आ गई थी। पता नहीं माँ का प्यार किसी अनजाने ढंग से बच्चे को संवारता रहता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया अपना काम करती रहती है। कहते हैं कि पता नहीं, जब माँ रहती है तो बच्चे एकदम ठीक से रहते हैं, ठीक से कपड़े पहनते हैं, ठीक से रहते हैं, ठीक से बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही माँ नहीं रहती है, ऐसे ही जैसे जिसकी माँ गुजर जाती है, वैसे उस बच्चे के अंदर अनेकों प्रकार की बुराइयाँ आ जाती हैं। माँ की ममता, माँ का प्रेम बच्चे को एक प्रकार से उनको संवारते रहता है, गलत कामों से उनको बचाते रहता है। माँ की ममता या माँ की छाया बच्चे के साथ हमेशा बनी रहती है, इसलिए माँ के रहने पर बच्चे अक्सर अच्छे से रहते हैं। जैसे माँ का साया जिस बच्चे के सर से उड़ जाता है, वे बच्चे अनेक प्रकार की बुराइयों भरे कार्य करना चालू कर देते हैं। वैसा मुंशी प्रेमचंद जी के साथ भी हुआ। वह प्यार छीन जाए, जिस पर से वह हाथ हट जाए, तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है। और नवाब भी अंदर से टूट गए थे। कहते हैं जब माँ रहती है तो बच्चे अपने आप को अच्छा रखते हैं और माँ भी बच्चे की हमेशा देखभाल करती रहती है। यदि जिस बच्चे के सिर से माँ का साया हट जाए, मतलब जिनकी माँ नहीं रहती हैं, तो क्या होता है कि उस बच्चे में अनेकों प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं। और जो बच्चे अंदर से, और माँ का प्रेम न रहने पर बच्चे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं मतलब एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। वही हाल नवाब यानी मुंशी प्रेमचंद जी का भी हुआ। माँ के न रहने पर उनके अंदर अनेकों प्रकार की बुराइयां आ गई। वह अंदर ही अंदर बहुत ही कमज़ोर हो गए, अंदर ही अंदर घुटते रहते। यह कमी इतनी गहरी और इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में ऐसे पात्रों को रचा जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में जाती रही और फिर उनकी दुनिया सोनी हो गई। मुंशी प्रेमचंद जी को बचपन में ही माँ के गुजर जाने का इतना बड़ा सदमा लगा, इतना बड़ा दुख हुआ कि वो अंदर ही अंदर टूट गए। और जब वे बड़े हुए, जब वे रचनाकार बने, जब वो कहानीकार बने, जब उन्होंने लिखना चालू किया, तो उन्होंने अपनी बचपन की जो तड़प थी, बचपन का जो उनको दुख था, तड़पन मतलब दुख, छटपटाहट थी, माँ के प्रेम की जो छटपटाहट थी, माँ के प्रेम न मिलने के कारण जो उनको दुख था, उनको दिल से लगा। और उन्होंने हमेशा अपनी रचनाओं में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में ऐसे पात्रों का जिक्र किया है, ऐसे पात्रों को रचा है जिसकी माँ बचपन में ही उसके 7-8 साल की उम्र में ही चल बसी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की आप कहानी पढ़ोगे तो हर कहानी में लगभग कोई बच्चा ऐसा कोई रोल ऐसा मिलेगा जो कि जिसकी माँ 8 साल के 7 साल की उम्र में चल बसी और अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा उस बच्चों को, ऐसे मिलेंगे। उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पे लिखते हैं, कर्मभूमि का अमरकांत ऐसा ही पात्र है। उनकी लिखी गई रचना जो कर्मभूमि है उसमें एक पात्र हैं जिनका नाम है अमरकांत। वो ऐसे ही पात्र हैं जिनकी माँ बचपन में ही गुजर जाती हैं। इसके अलावा उनकी लिखी गई रचनाएं जो हैं ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान, ऐसी रचनाएं हैं जिनमें नवाब यानी प्रेमचंद जी के बचपन की शरारतें, जैसे बचपन के मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने बचपन की शरारतें, बचपन का भोलापन, बचपन की मासूमियत, मुंशी प्रेमचंद ने अपने बचपन के शौक और माँ की कमी
समाई हुई है। इनके जो लिखी गई ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन और गोदान ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें मुंशी प्रेमचंद के बचपन की यादें और माँ की कमी का जिक्र इन सभी रचनाओं में उन्होंने किया गया। और भी बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें उनका बचपन खेलता हुआ नजर आता है। और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन खेलता हुआ नजर आता है, शरारतें करता हुआ नजर आता है, उनके बचपन का भोलापन, शौक नजर आता है। उसके साथ ही साथ उनकी माँ की कमी और उनकी माँ के न रहने पर उनकी जो तड़प थी, उनकी जो छटपटाहट थी, उनका जो दुख था, उनकी जो पीड़ा थी, यह भी समझ में यह भी उनके रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख लीजिए और इसको आप अपने स्वाध्याय की नोटबुक पर लिखोगे। आगे देखिए, एक कुछ शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आपको अपने घर काम के नोटबुक पर लिखना है। और इसके साथ ही साथ कुछ इस पाठ में मुहावरे भी आए थे जो इस प्रकार से हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आपको इन मुहावरों को अपने नोटबुक पर लिखना है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, इस पाठ से संबंधित जो स्वाध्याय हैं उसको एक एक करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। उसमें पहला संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करने में यह प्रश्न है, पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद जी की रचनाएं, मतलब बातें प्रेमचंद की, इस पाठ में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कौन कौन सी रचनाओं का जिक्र हुआ है, उनके नाम लिखने हैं, 1 2 3 4। तो आप लिख सकते हो, ईदगाह आपने पढ़ा, गबन और गोदान, 2 रचनाएं हैं, गबन अलग है और गोदान अलग है। और बड़े भाई साहब और इसके साथ ही साथ कर्मभूमि, ये 4 आप यहाँ पे लिख लोगे। बहुत ही आसान स्वाध्याय दिया गया है। उत्तर लिखो, प्रेमचंद जी के शौक, प्रेमचंद जी को 2 शौक था, गुड़ खाने का, रामलीला देखने का। आगे, इनमें गुड़ रखा था, उनकी माताजी ने कहाँ गुड़ रखा था, हांडी में और मटके में। आगे अगला स्वाध्याय, कजाकी को इनकी कहानियाँ याद थी। कजाकी जो कहानी मुंशी प्रेमचंद जी को और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को सुनाते थे, उनमें कौन कौन सी कहानियाँ थी, चोरी की, डाके की, मारपीट की, भूत प्रेतों की। फिर से, चोरी की, डाके की, मारपीट की और भूत प्रेतों की कहानियाँ। आगे जो अगला स्वाध्याय है उसको देखोगे आप, देखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। रामलीला के पात्रों की सजावट संबंधी बातें, सजावट संबंधी बातें, राम रज का लेप लगाना, पहले में हो जाएगा राम रज का लेप लगाना, दूसरे में पाउडर लगाना और तीसरे में पंखा झलना। यहाँ पर लाल पीले नीले रंग की बुदकियाँ लगाना, ये सजावट संबंधी बातें थी। आगे संक्षेप में लिखो, ये आप लोग अपने से लिखोगे। प्रेमचंद जी का बचपन, प्रेमचंद जी का बचपन किस प्रकार से बीता, इसके बारे में लिखोगे आप। डाकिया कजाकी, डाकिया कजाकी के बारे में लिखोगे और उनके गांव में होने वाले, मोहल्ले में होने वाले रामलीला के बारे में लिखोगे। आगे है, नाम लिखो, प्रेमचंद जी के माता जी का नाम, प्रेमचंद जी की माता का क्या नाम था वो लिखना है आपको। और इसके साथ साथ प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम, प्रेमचंद जी के बहन का नाम लिखना है। क्या लिखोगे आप, प्रेमचंद जी की माता का नाम आनंदी, उनके पिताजी का नाम अजायब लाल और उनकी बहन का नाम सुग्गी, ये आप लिख लोगे। ये जो स्वाध्याय में जो कृतियाँ दी गई हैं, प्रवाह तालिका दिए गए हैं, इसको आप सभी लोग अपने स्वाध्याय की नोटबुक पर लिख लोगे।
प्यारे बच्चों, तो यह जो पाठ है बातें प्रेमचंद की आज समाप्त होता है। यह आज का तीसरा वीडियो था। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जो स्वाध्याय बताया गया है उस स्वाध्याय को आप अपने घर काम की कापी पर करोगे और साथ ही साथ जो मुहावरे और शब्दार्थ लिखाए गए हैं उन मुहावरों और शब्दार्थ को आप अपने कापी पर भी लिखोगे। अगले वीडियो में एक नए पाठ की हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।